guys and welcome back to my channel Surf IAS। तो यहाँ जो पूरी ही साल के जो करंट अफेयर्स थे, जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी पूरे ईयर की, ये उसका पार्ट 1 है। इसमें मैंने सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करा है अच्छे से। तो प्लीज़ शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम वो स्कीम्स को कवर करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहली स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये स्कीम क्या है, इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जानते हैं क्या है। तो देखो ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें एडिशनल मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को यहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब और ज़्यादा दूध जो है उसकी प्रोसेसिंग हो, है ना, इसे हमें क्रिएट करना है। इन्वेस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में ताकि यहाँ पे और एफिशिएंसी लाई जा सके, मॉडर्नाइजेशन हो सके जो ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट या फिर मशीनरी हैं जो मिल्क प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अब बेनिफिशियरी इसके कौन हो सकते हैं, है ना, किनको बेनिफिट मिल सकता है। देखो बेनिफिशियरी करीब 95 है ना लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स कवरिंग 50,000 विलेजेस, करीब 50,000 गांव को कवर करेंगे, करीब 95 लाख मिल्क प्रोड्यूसर, इतने लोग यहाँ पर कवर होंगे। और एंड बोरोवर जैसे कि मिल्क यूनियंस, स्टेट डेयरी फेडरेशन, मिल्क कोऑपरेटिव्स, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज वगैरह इसमें कवर होंगी। तो साइलेंट फीचर्स क्या है इसके, क्या स्कीम के फीचर्स क्या है, आइए इस बारे में कुछ बात जानते हैं। तो देखो पहली चीज क्या है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कैसी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किया है बाबा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। क्लियर है, समझ में आई बात। दूसरी बात, इस स्कीम के अंदर फंड जो है वो सेटअप करे गए हैं नाबार्ड के अंदर। नाबार्ड जानते हैं ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड फंडिंग के अंदर, है ना। और ये फॉर्म होगा इंटरेस्ट बेरिंग लोन का। इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट करेगी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। डायरेक्टली कैसे करेगी, एंड बोरोवर्स के थ्रू करेगी डायरेक्टली। बात क्लियर है। तीसरी बात ये कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे गारंटर हो जाएंगी लोन के रीपेमेंट की, है ना। स्टेट गवर्नमेंट का ही लोन नहीं रीपे होता है तो हम पैसा लौटाएंगे। और चौथी बात ये कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या करा है, इंटरेस्ट सबवेंशन को इंक्रीज कर दिया है। सबवेंशन का मतलब या सब्सिडी कह सकते हो लोन्स पे, ये इंक्रीज कर दी है डेयरी सेक्टर पे। पहले कितनी थी, 2% थी, अब कितनी कर दी है, 2.5 मतलब 2.5% कर दी। ठीक है। फंडिंग पीरियड जो कि स्कीम का है ये रिवाइज्ड है, पहले 2017-18 से 2019-20 था, अब 2018-19 से 2022-23 है ना। और रीपेमेंट पीरियड जो है वो एक्सटेंड हुआ है अप टू 2030 से 31। ठीक है, बात क्लियर है। देखिए बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है, और लेकिन हाँ ये है कि हर एक चीज़ समझ के विजन आईएएस के मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे रिफर कर लीजिएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, देखते चलिएगा। बाकी समझाया मैंने बहुत अच्छे से, है ना। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अच्छा माफ़ी चाहते हैं बहुत ज़्यादा ना लिखने की, ये भी एक वजह है कि आई डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, है ना, बिकॉज अभी एग्ज़ाम भी है और इंटरव्यू भी है, और साथ ही साथ इतना कुछ लिखना इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग। उसके बाद फिर बाद में इश्यूज़ हो जाएं, कोई कॉपीराइट, कोई ये कोई वो, तो मेरे अंडर बहुत एडिटर्स कोई है नहीं। तो अब धीरे धीरे आपको सपोर्ट रहा तो ठीक है, आई विल गिव यू द बेस्ट नेक्स्ट ईयर तक। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। और आपका सपोर्ट तो इतना रहा है कि आप लोगों ने मतलब हर चीज़ में मुझे प्यार ही दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं आराम आराम से आपको समझाऊं ताकि आपको समझ भी आता रहे। तो नेक्स्ट हमारी स्कीम रहेगी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, आइए इस बारे में बात जानते हैं। तो देखो इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कंट्रोल करेगा लाइफ स्टॉक डिजीजेस को, जो जैसे जानवरों में जो डिजीज हो जाते हैं, लाइफ स्टॉक में जो डिजीज हो जाते हैं, है ना, फुट और माउथ डिजीज हो जाते हैं, या फिर ब्रूसियोलिस हो जाता है लाइफ स्टॉक में, है ना। तो इन सबको कंट्रोल करेगा 2015 तक, क्या दिया गया है, 2015 तक कहा गया है ना। और इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा 2030 तक। ठीक है, तो मतलब इरेडिकेट कर देगा 2030 तक, और 2015 तक जो है वो इसको यहाँ पे जो है वो कंट्रोल करेगा। आइए अब जाने इसके क्या जो है वो फीचर्स हैं। तो फीचर्स ये है कि देखिए ये यहाँ पे वैक्सीन लगाएगा करीब 600 मिलियन लाइफ स्टॉक को, जिसमें आपका कैटल आते हैं, बफेलो आते हैं, शीप होती है, गोट्स होती है,
है ना, और पिग्स वगैरह होते हैं, इन सबको जो है वो यहाँ पे 600 मिलियन को वैक्सीनेट करा जाएगा अगेंस्ट द फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, फुट और माउथ डिजीज के अगेंस्ट जो जानवरों में हो जाता है। इसका एम ये भी है वैक्सीनेट करना करीब 36 मिलियन फीमेल बोवीन काव्स को भी एनुअली, जो कि ये लड़ता है ब्रूसिलोसिस डिजीज से, है ना, ब्रूसिलोसिस डिजीज से। बात क्लियर है। फंडिंग की अगर हम बात करें तो फंडिंग देखिए 100% फंडिंग यहाँ पे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी यहाँ पे, है ना, और 5 सालों के लिए देगी। ठीक है, टिल 2014, ठीक है, 2000 सॉरी टिल 2024, हाँ 2024 तक के लिए। तो यहाँ पे मामला क्या है कि 5 सालों के लिए टिल 2024 तक के लिए 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर मामला आ रहा है, तो मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री है, इसने इनिशिएट करी है फुट एंड माउथ मुक्त भारत, मतलब एफएमडी मुक्त भारत। एफएमडी मुक्त भारत कोई कहे तो आप समझ जाइएगा फुट एंड माउथ मुक्त भारत की बात हो रही है। ठीक है, किसके अंदर आ रहा है, अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर आ रहा है ड्यूरिंग 2016-17। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम है इसमें सारी स्टेट्स कवर करती हैं विच वर नॉट कवर्ड अंडर द 6th मंथली वैक्सीनेशन स्कीम। जो ये 6 महीने वाली स्कीम में कवर नहीं होते हैं वो सब भी इसमें कवर होती हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा ये आखिरकार एफएमडी की बात हो रही है, फुट एंड माउथ डिजीज आखिरकार है क्या, है ना, इस बारे में आपके दिमाग में आया होगा। तो आइए बताते हैं ये क्या है। तो एक बहुत ही सीवियर हाईली कॉन्टेजिनियस, मतलब ऐसा वायरल डिजीज है लाइव स्टॉक में जो एक दूसरे से फटाफट फटाफट हो जाता है ना, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालता है। डिजीज की वजह से क्या होता है, कैटल हो गए, है ना, स्वाइन अफेक्ट होते हैं, है ना, उसमें शीप अफेक्ट होती है, गोट्स अफेक्ट होती है, दूसरे कुछ समझ लीजिए ऐसे टाइप के जानवर अफेक्ट होते हैं। तो समझ में आ गई बात। अब हम अगर ब्रूसिलोसिस की बात करें, ब्रूसिलोसिस की बात कर लें तो देखो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कई सारे ब्रूसिला स्पीशीज की वजह से होता है। मेनली ये कैटल को इन्फेक्ट करता है, सोइन को इन्फेक्ट करता है, गोट्स को इन्फेक्ट करता है, शीप को इन्फेक्ट करता है या डॉग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन जनरली जो है इसमें डिजीज पाते हैं अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए एनिमल के साथ। तो आप समझ रहे हैं ह्यूमन में भी हो जाता है एनिमल से। हाँ, और कैसे हो सकता है, अगर आप कुछ खा रहे हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट खा ले रहे हो, है ना, या आप कुछ एयरबॉर्न जो है एयरबॉर्न एजेंट्स को आप इनहेल करते हैं, आप सांसों में आपके हवा से चला गया तो भी हो जाता है। तो समझ में आ गई बात, आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। अब ये क्या है नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन को ऊपर बढ़ाना, ठीक है, इंप्रूव करना जेनेटिक मेरिट को मिल्च एनिमल्स की जिसमें हाई क्वालिटी, मतलब विद हाई क्वालिटी सीड। अब यहाँ पे क्या है कि जो जानवर दूध देते हैं उनको यहाँ पे उनकी यहाँ पे जेनेटिक मेरिट को बढ़ाना ताकि इनका मिल्क प्रोडक्शन खूब बढ़िया हो जाए। तो अब जानते हैं कि क्या फीचर होंगे। ठीक है, नाम समझिएगा, नाम नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब जीन की आपकी मेरिट को बढ़ना ताकि इनका दूध की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। अब अगर हम आपको फीचर्स की बात बताएं तो देखो फीचर एम जो प्रोग्राम का है वो ये है, करीब 1 करोड़ बोविनेंस को 6 महीने में, और ईयर टैग करना है उनको करीब पशु आधार के अंदर, जिसमें आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी, है ना, इनके कान के पीछे एक टैग होगा जिसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जानवरों को दी जाएगी ताकि गवर्नमेंट इनको आइडेंटिफाई कर सके, ट्रैक कर सके इनकी डिटेल, है ना, जैसे क्या इनकी ब्रीड है, क्या इनकी एज है, क्या इनका जेंडर है, क्या इनकी ओनर की डिटेल है, सब पता चल जाएंगे। ठीक है, हर एक काऊ और बफलो जो कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आएगी, इसको टैग करा जाएगा, ट्रैक करा जाएगा अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क के माध्यम से एनिमल प्रोडक्टिविटी को लेके ऑन एंड हेल्थ डेटाबेस के बेसिस पे। अब जो एनिमल प्रोडक्टिविटी जो NAIP है ना, जो ये स्कीम है नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम जो है ना, ये कैंपेन मोड जेनेटिक अपग्रेडेशन प्रोग्राम होगा जिसमें हर तरह की ब्रीड कवर होगी बोविन्स की, ताकि यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। कैसे, यूज करके लो कॉस्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को, जिससे क्या होगा, इंप्रूव होगा जेनेटिक मेरिट दूध देने वाले एनिमल्स की, और इसमें विद हाई क्वालिटी सीड। ठीक है, अब जो जेस्टेशन पीरियड होगा पाने के लिए बेनिफिट का इसका बोविन का, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो आप 3 साल का होगा, है ना, कुछ तो वक्त लगेगा ही लगेगा, वैसे तो नहीं हथौली पे सरसों उगा ली। ठीक है, तो 3 साल के पीरियड इसमें लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्कीम हमारी रहेगी नेशनल मिशन ऑन बोविन प्रोडक्टिविटी। तो देखो ये क्या है,
सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर लें तो देखो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन को इनहांस करना और प्रोडक्टिविटी को भी इनहांस करना। तो आप समझ रहे हैं इन सब जगह पे मिल्क के प्रोडक्शन को इनहांस करने की बात हो रही है। तो नेशनल मिशन ऑन बोवीन प्रोडक्टिविटी, और बोवीन में क्या कर सकते हो, मिल्क ही इनहांस कर सकते हो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें डेयरिंग ज्यादा करना, है ना, मोर रेम्यूनरेटिव टू द फार्मर्स। और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे इससे क्या होगा, डेयरी फार्मर्स के लिए और ज्यादा रेम्यूनरेटिव बढ़ेगी और उनको पैसा देगी, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। अब जानते हैं स्कीम के फीचर्स क्या हैं। तो देखो 2016 में लॉन्च हुई थी। कब हुई थी, 2016 में लॉन्च हुई थी। और किस लिए हुई थी, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सके, है ना, और डेयरी जो है वो ज्यादा रेम्यूनरेटिव कर सके फार्मर्स के लिए। इम्प्लीमेंट कैसे होती है, अपने 4 कंपोनेंट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। देखो पहला है पशु संजीवनी। क्या है, पशु संजीवनी। ये क्या है, एक वेलनेस प्रोग्राम है जिसके अंदर हर एक जो दूध देने वाला जानवर होता है, मिल्क एनिमल्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है डेटा के थ्रू, है ना, और दिया जाता है कि हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड का मतलब होता है जैसे कि नकुल स्वास्थ्य पत्र इनको देते हैं, नकुल स्वास्थ्य पत्र देते हैं। ठीक है, ये इसमें सारा इसकी ब्रीड की जो है जानकारी होती है, उसकी एज कितनी है वो होती है। ठीक है, उसकी डिटेल्स होती हैं वैक्सीनेशन की, है ना, और सारी सारी होती है जो कि अपलोड करी जाती हैं ऑन INAPH डेटा। अब क्या है इसमें, अब इसमें है कि एडवांस, सेकंड चीज हो गई चौथा कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया पशु संजीवनी, दूसरा क्या कंपोनेंट है, एडवांस रिप्रोडक्टिविटी टेक्निक। इस कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है इसको क्रिएट करते हैं ए ग्रेड सीमेन स्टेशंस में, और करीब 50 एम्ब्रियो 50 एम्ब्रियोज जो होते हैं उनको मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लैब्स, जिसमें आईवीएफ की जो क्या कहते हैं फैसिलिटी होती है, उसको पूरी ही कंट्री में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है ई पशु हाट पोर्टल। ठीक है, ये क्या है, ई ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल है जिसमें कि आपका लिंक करते हैं फार्मर्स को और ब्रीडर्स को इंडिजीनियस ब्रीड के। ठीक है, ई पशु हाट पोर्टल। और आखिरी में जो चौथा है वो आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोवीन जेनोमिक सेंटर फॉर इंडिजीनियस ब्रीड। इसमें क्या है, ये एनहांस करता है मिल्क प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, अपने जीनोमिक सिलेक्शन करके अमंग द इंडिजीनियस ब्रीड। ठीक है, आई रिपीट, ये अभी जितनी भी है मैगजीन की जो ये मैगजीन है जहाँ से मैंने इसको पढ़ाया है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल सिर्फ आई उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आई विल फॉरवर्ड ऑल दी मैगजीन सो दैट कि आपको यहाँ पे मतलब आप ये लेक्चर देखो, मैगजीन पढ़ो, मैगजीन पढ़ के लेक्चर देखो, कुछ भी करो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवीन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, NPBBDD। तो ये क्या है, सबसे पहले जानेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो ऑब्जेक्टिव है अरेंज करना क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज को फार्मर के डोर स्टेप तक। समझ रहे हैं, यहाँ और ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्व करेंगे, डेवलप करेंगे बढ़िया से, है ना, जो सेलेक्टेड बोविन ब्रीड्स हैं उनको हाई जो सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की है उनको यहाँ पे कंजर्व करेंगे और यहाँ पे उनको डेवलप भी करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे मजबूत बनाएंगे और क्रिएट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि यहाँ पे बढ़िया से प्रोसेस कर सकें, मार्केट कर सकें, प्रोक्योर कर सकें हम अपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और चौथी बात ये है कि देखो यहाँ पे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, ट्रेन करेंगे जिससे डेयरी फार्मर्स को। फिर क्या है, मजबूत बनाएंगे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, प्रोड्यूसर कंपनीज को विलेज के लेवल पे, है ना, तो बढ़िया से एकदम ये काम करेंगे। अब इसके फीचर्स की बात अगर हम आपको बता दें कि क्या फीचर्स हैं, तो फीचर्स हैं, प्रोग्राम को इनिशिएट करा गया है 2014 में करा गया था, मर्ज करा गया था, जो समय स्कीम चल रही थी नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफलो ब्रीडिंग इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इन सबको मर्ज करके स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन प्रोडक्शन, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन और असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव्स, इन सबको मर्ज करके ये एक बनाया गया था नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट को। स्कीम के यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग, है ना, इसमें क्या है, इसमें मैत्री को जो है वो यहाँ स्टैब्लिश करेंगे। मैत्री का मतलब होता है मल्टीपर्पस AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, है ना, मैत्री को यहाँ स्टैब्लिश करेंगे जो कि डिलीवर करेगा ब्रीडिंग इनपुट्स डोर स्टेप पे। और दूसरी बात ये कि नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, और तीसरी बात ये कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, है ना, तो 3 ये काम हो जाएंगे। अब देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, आपके दिमाग में ये भी बात आई होगी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन मैम ने क्या कर दिया। तो देखो इसमें क्या होता है, ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है ये, है ना, जो जो कैटल की ब्रीड होती है उसका इंप्रूवमेंट करने के लिए इसका प्रोग्राम है, और इंडिजिनियस ब्रीड्स के लिए है ताकि यहाँ पे जेनेटिक मेकअप बढ़े और क्या कहते हैं लाइव स्टॉक में इंक्रीमेंट हो।
है ना। दूसरी बात, इन्हांसमेंट हो मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का, है ना। तीसरी बात ये कि अपग्रेडेशन हो जो आपका क्या कहते हैं नोड स्क्रिप्ट कैटल है, कैसे आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बढ़िया इंडिजिनियस ब्रीड जैसे कि गिर हो गया, सरीवाल हो गया, राठी हो गया, आपका डियोनी हो गया, थार पारकर हो गया, रेड सिंधी हो गया, इन सब का यूज करके। फिर क्या है, एस्टैब्लिशमेंट करना है इंटीग्रेटेड इंडिजीनियस कैटल सेंटर्स का गोकुल ग्राम्स के लिए, है ना, इन नेटिव ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स। फिर क्या है, स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड ऑन 100% ग्रांट इन 8 बेसिस। ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होगी 100% इसमें ग्रांट इन 8 बेसिस होगा। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव की बात करें तो क्या कहते हैं गोपाल रत्न अवार्ड्स। गोपाल रत्न अवार्ड्स किसके लिए हैं, फार्मर्स के लिए हैं, ठीक है, जो मेंटेन करते हैं बेस्ट हर्ड इंडिजीनियस ब्रीड को और प्रैक्टिस करते हैं बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, तो उनके लिए है। दूसरी बात क्या है, कामधेनु अवार्ड्स, ये क्या है, बेस्ट मैनेज्ड इंडिजीनियस हर्ड के लिए है, जो कि इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एनजीओस करते हैं, गौशाला करते हैं, या बेस्ट मैनेज ब्रीडर्स या सोसाइटी करते हैं। और चौथे जो है वो है गोकुल ग्राम, है ना, ये किसके लिए है, ये एक इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स है जो प्रमोट करता है इंडिजीनियस कैटल रीडिंग को और कंजर्वेशन को साइंटिफिक मैनर में। कैसे, साइंटिफिक मैनर में प्रोपोगेट करते हैं हाई जेनरिक मेरिट को इंडिजीनियस ब्रीड के लिए, है ना। और उसके बाद जो आपका हो गया मॉडर्न प्रैक्टिसेस से फार्मर्स को मैनेज करवाते हैं, एनिमल वेस्ट को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं इकोनॉमिकल वे में, जैसे कि काऊ डंक हो गया, यूरिन हो गया, तो जैसे क्या है भाई बायोगैस वगैरह बना दी, है ना, तो मतलब कुछ वेस्टेज नहीं है, तो ये सब उसके अंदर जो है वो आते हैं। किसके अंदर आते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर। आइए नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ी जाए। तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल डेयरी प्लान, ठीक है, नेशनल डेयरी प्लान 1। इसमें क्या है, देखिए इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जानेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो देखो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे हेल्प करने में, इंक्रीज करने में प्रोडक्टिविटी मिल्क एनिमल्स की एंड देयर बाय उनका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। तो डेयरी आप समझ रहे, डेयरी प्लान जो भी है सब इनका यही है सारा ऑब्जेक्टिव, है ना। और दूसरी बात क्या है कि हेल्प करने में, प्रोवाइड करने में रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स को विद ग्रेटर एक्सेस टू द ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर। क्या करेंगे इसमें, हेल्प करेंगे जो आपका रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, उनको, ताकि उनको एक्सेस ज्यादा मिले ऑर्गेनाइज मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर्स के लिए। आइए अब कुछ फीचर्स की भी बात कर ली जाए, क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो देखो फीचर ये है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। दूसरी बात, जो एनडीपी 1 है यहाँ पे फोकस डालेगा करीब 18 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, जिसका नाम एक आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, जो एक साथ जो है वो करीब 90% ऑफ द कंट्री का मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो आप समझ रहे हैं सारी स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। कई सारे कंपोनेंट्स की बात करें स्कीम्स की, तो एक आता है आपका प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इनहेंस करना। दूसरी बात, विलेज बेस्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो ताकि यहाँ वेट हो सके, टेस्टिंग हो सके कैसी क्वालिटी है दूध की। तीसरी बात, है ना, और तीसरी बात क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लर्निंग बढ़िया से होनी चाहिए। तो ये इसका यहाँ पे प्रोग्राम है। नेक्स्ट है हमारा डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, DEDS। अब क्या लगता है आपको, इसमें भी यही मेन चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि प्रमोट करना सेटअप मॉडर्न डेयरी फार्म्स का, जो कि मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए आपका क्लीन मिल्क के लिए। दूसरी बात क्या करना, लेकर आना स्ट्रक्चरल चेंजेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ताकि जो इनिशियल प्रोसेसिंग है दूध की, है ना, ये जो है वो विलेज लेवल पे खुद पे ली जा सके। तीसरी बात क्या है कि अपग्रेड करना क्वालिटी एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को, जो कि हैंडल करे मिल्क को कमर्शियल स्केल के लिए, ना बेचने के लिए। चौथी बात कि जनरेट करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड करना इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ठीक है। तो चार बात ये हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में। तो देखो फीचर ये है, पहला फीचर ये है कि डेयरी वेंचर कैपिटल फंड स्कीम, है ना, ये जो है मॉडिफाइड है और रीनेम करी गई है एज डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम इन 2010 में इसको मॉडिफाई कर दिया गया था इस नाम से, और पहले इसका नाम क्या था, डेयरी वेंचर कैपिटल फंड। दूसरी बात, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है ये इंप्लीमेंट करी जाएगी नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। क्या नाम है इसका, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, नाबार्ड के द्वारा। इसकी नाबार्ड जो है वो नोडल एजेंसी होगी, और स्कीम जो है वो ओपन है ऑर्गेनाइज के लिए भी और एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लू रेवोल्यूशन का, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज का।
तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले जानते हैं क्या है। ब्लू रेवोल्यूशन आप जानते हैं कि फिशरीज से जो है वो रिलेटेड होता है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि फुल्ली टैप करना जो टोटल फिश का पोटेंशियल है हमारे कंट्री में, जितना भी पूरी फिश हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो सकती है, उसका जो पोटेंशियल हमारी कंट्री का प्रोड्यूस करने का, चाहे वो इनलैंड हो चाहे वो मरीन सेक्टर हो, है ना, इसको यहाँ पे 3 गुना बनाना है 2020 तक के लिए। ठीक है, 2020 जो चल रहा है जिसमें कोरोना के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं, तब तक के लिए बनाना था। जो दूसरी बात ऑब्जेक्टिव ये है कि डबल करना है इनकम को फिशरीज की, फिश फार्मर्स की, है ना। इसमें स्पेशल फोकस डालेंगे हम, कैसे इनकी इनकम कैसे डबल होगी, भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, मार्केटिंग बढ़िया हो जाएगी, ठीक है, और आपका जो है वो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे कि आपका ई कॉमर्स हो बढ़िया, दूसरी टेक्नोलॉजीज बढ़िया हो जाएंगी, ग्लोबल बेस्ट इनोवेटर्स आ जाएंगे, इनोवेशन हो जाएंगे, तो इनकम तो बढ़ेगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रिपल कर देना है एक्सपोर्ट अर्निंग को, एक्सपोर्ट से जो हमको इनको अर्निंग होती है उसको 3 गुना करना है। किसे, फेक जब फोकस डाल के जो बेनिफिट्स होते हैं फिशरीज को, फिश फार्मर्स को, जिसमें आपका होता है अपने, कैसे कर सकते हो आप, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से कर सकते हो, कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कंपनीज से, दूसरे स्ट्रक्चर से, है ना। और चौथी बात क्या है कि इनहांस करना है यहाँ पे फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को कंट्री के हमारे। क्लियर है। आइए साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं, क्या फीचर्स हैं। तो देखो ये एक कोर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ब्लू रेवोल्यूशन को लेके, नील क्रांति मिशन है, इट इज अ कोर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसे फॉर्मुलेट कैसे कर रहे हैं, मर्ज करके सारी ही एग्जिस्टिंग स्कीम को जो अभी तक चल रही है। इसका एम है फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है ना, बहुत अच्छा से इंक्रीज करना है। 107.95 लाख जो है टन जो है 2015-16 में था, हमको 150 टन करना है 2020 की एंडिंग तक के लिए। स्कीम में कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, उसकी एक्टिविटीज इसके अंदर आ रही हैं। दूसरा डेवलपमेंट है इनलैंड फिशरीज एक्वाकल्चर का। तीसरी बात डेवलपमेंट है मेरीन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस का। चौथी बात मजबूत बनाना है यहाँ पे डेटाबेस और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को फिशरीज सेक्टर के। पांचवी बात इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है फिशरीज सेक्टर के लिए। छठी बात मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, सर्विलांस करना है ना, जैसे भी जरूरत हो। फिर क्या है, नेशनल स्कीम ऑन वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, ये भी इसके अंदर आ रही है। ठीक है, जो मिशन फिंगरलिंग है, फिंगरलिंग FINGERLING, जो मिशन फिंगरलिंग है, ये लॉन्च करा गया है ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर, जिसमें आपका ये है इन्विसार्ज करा है अडॉप्टिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, है ना, सब मिलजुली अप्रोच है यहाँ पे। जैसे कि इसका टारगेट है यहाँ पे फिशरी प्रोडक्शन को जो है वो 10.75 MMT से इंक्रीज करके 15 MMT करना है 2020-21 तक। स्कीम यहाँ पे फैसिलिटेट करेगी स्टैब्लिशमेंट हैचरीज का और फिंगरलिंग रेयरिंग पॉन्ड का, है ना, जहाँ पे जो रेयरिंग होती है ना, यहाँ ये सब आएगा ताकि फिश बढ़िया हो, है ना। और आपका जो है बढ़िया से जो लार्वे के बाद पोस्ट लार्वे ऑफ श्रिम्प एंड क्रैब इन द कंट्री, सबका यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम की तरफ। तो देखो भाई इसका ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, क्वालिटी मिल्क नाम से क्या लगता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल स्टैंडर्ड पाना डोमेस्टिक कंजम्पशन जो कि मिल्क का है, और इंश्योर करना कि यहाँ पे जो शेयर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का है पूरे वर्ल्ड में, है ना, वो बढ़िया हो। एज ऑफ नाउ अभी इंडिया जो है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 0.01, है ना, % जो है वर्ल्ड के डेयरी एक्सपोर्ट मार्केट का, तो इसे बढ़ाना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इनेबल करना है सारे कोऑपरेटिव डेयरी प्लांट्स को कि वो सप्लाई करें क्वालिटी मिल्क टेस्टेड ऑन ऑल माइक्रो बायोलॉजिकल केमिकल पैरामीटर्स पे अपने कंज्यूमर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ बात करें कि क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च करा है क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम को यहाँ पे 2019 की जुलाई में। ठीक है, किसने करा है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। ये एक पहला फेज है प्रोग्राम का 2019-20 में, है ना। अप्रूवल जो है वो ग्रांट करा गया है ताकि हम मजबूत बनाए करीब 231 डेयरीज को, है ना, डेयरी प्लांट को NPDD के अंदर, और क्या कहते हैं इस स्कीम के अंदर, और इक्विप करें इन्हें कि मतलब यहाँ पे बढ़िया मिल्क हो, है ना। और क्या कहते हैं डिटेक्ट करें अगर अडल्ट्रेंट है कोई मिल्क में, जैसे कि मान लीजिए यूरिया मिला है या मैल्टो डेक्सट्रिन मिला है, अमोनियम सल्फेट, डिटर्जेंट, शुगर या न्यूट्रलाइजर्स मिले हैं, सॉरी, तो ये सब जो है वो पता करें। फिर 4 ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, मतलब सॉरी 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 फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड मिल्क एनालिसिस, है ना, ताकि यहाँ पे डिटेक्शन और एस्टिमेशन जो मिल्क की कॉम्पोजिशन का है कि उसमें क्या कुछ अडल्ट्रेंस तो नहीं मिले हैं, है ना, कुछ बाहर वाले चीजें तो नहीं मिली हुई हैं, तो ये सब जो है इसका अप्रूवल भी ग्रांट करना। और साथ ही साथ हर एक स्टेट जो है वो सेंट्रल, उसके पास स्टेट सेंट्रल लेबोरेटरी होगी 18 स्टेट्स में, है ना, तो ये बात भी अप्रूव कर दी गई है।
अब आइए कुछ दूसरे भी हैं, उसकी भी बात कर लें। अगर कुछ दूसरी स्कीम्स की बात करते हैं तो एक स्कीम यहाँ पे आएगी आपकी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, आपने सुना होगा काफी, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है लाइव स्टॉक सेक्टर का। और इसमें क्या फोकस डालता है, फोकस डालता है कि हम एबिलिटी जो क्वालिटी फीड और फोडर की है उसको बढ़िया इंक्रीज करें। ठीक है, दू, दूसरा इसका क्या है मामला नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का, कि देखो सब मिशन है ये नेशनल जो है NLM के अंदर, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर सब मिशन जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के लिए है, सब मिशन पिग डेवलपमेंट के लिए भी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, फिर सब मिशन है फॉडर और फीड डेवलपमेंट के लिए भी, सब मिशन है स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सटेंशन के लिए भी, है ना, और भी कुछ है। एक दूसरा अगर हम बताएं आपको तो एक और है फिशरीज एंड एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये फंड आया है, फंड का नाम क्या है, फिशरीज एंड एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसकी अगर हम फंडिंग की बात करें तो अप्रूवल जिसमें है एस्टिमेट फंड साइज का करीब 7,522 करोड़ का, और मेजॉरिटी जो है वो कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, नोडल लोनिंग एंटिटीज करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है बेनिफिशियरीज का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कुछ बेनिफिशियरी का सपोर्ट भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फिर अगर हम बताएं कि नोडल लोनिंग एंटिटीज के अंदर कौन है, तो नेशनल बैंक, आप जानते हैं नाबार्ड, अपना प्यारा नाबार्ड है। ठीक है, NCDC है, NCDC मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और सारे ही शेड्यूल बैंक जो होते हैं ना वो हैं, ये यहाँ पे नोडल लर्निंग एंटिटीज हैं। और तीसरी बात अगर करें कि फाइनेंस कैसे होगा, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इसकी एक्टिविटीज कैसे होंगी, तो यहाँ पे जो है मामला क्या है, इसकी जो है वो यहाँ पे FIDF जो है प्रोवाइड करेगा कंसेशनल फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट यूटीज को, है ना, स्टेट एंटिटीज को, कोऑपरेटिव्स को, इंडिविजुअल्स को, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को, कि वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करें इन सारे फिशरी के डेवलपमेंट के लिए। फिर एक अगर हम ले लें तो ये क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एंड एरेडिकेशन ऑफ ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स तो ये क्या है, तो ग्लैंडर्स क्या होते हैं सबसे पहले जानते हैं, GLANDERS। ग्लैंडर्स क्या होते हैं, ये कॉन्टेजियस और फैटल डिजीज होता है इक्वेंस का, इक्वेंस मतलब जैसे हॉर्सेस हो गए, डोंकीज हो गए, म्यूज हो गए, उनका। ठीक है, तो ह्यूमंस यहाँ पे इस डिजीज को भी पा सकते हैं। इसको कॉज कैसे करते हैं, ये कॉज होता है एक बैक्टीरियम होता है, इसका नाम होता है बुरखोल डेरिया मेलाई। ठीक है, कोई भी वैक्सीन इसके लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो एक्शन प्लान के हिसाब से जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होंगे इनको तुरंत ही हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, है ना। और अगर बहुत जरूरी है तो पॉजिटिव एनिमल जो है इसको भेज भी देंगे एक ऐसे एरिया में जहाँ पे फर्दर जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए या फर्दर डिस्पोजल के लिए क्रूज व्हीकल्स के काम आएगा। सारे जो जू सैनिटरी मेजर्स हैं इनको यहाँ पे फॉलो करा जाएगा, है ना, वक्त के हिसाब से। तो ये वाली तो स्कीम्स ओवर हो गई। फिर नेक्स्ट मिनिस्ट्री की हम बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की मिनिस्ट्री। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी स्कीम आ रही है। तो इसके अंदर पहली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बहुत ही फेमस स्कीम, और इससे थोड़ा सा इसमें चेंज आया है, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो देखो इसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है यहाँ प्रोवाइड करना इनकम सपोर्ट सारे ही स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज को, जिसमें जिनके पास कल्टीवेबल लैंड है। ठीक है, दूसरी बात ये इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो हम लोग को पता है, ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरी बात क्या है, सपोर्ट यहाँ पे सप्लीमेंट करना फाइनेंशियल नीड्स फार्मर्स की, है ना, कई सारे इनपुट जो उनको जरूरत पड़ती है ना, क्रॉप में, जैसे कि आपका प्रॉपर क्रॉप की हेल्थ, है ना, या अप्रोप्रिएट यील्ड हो उनकी बढ़िया, है ना। तो इन सब के लिए फार्मर की इनकम यहाँ पे कैसे बढ़ेगी, क्या करेंगे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना। आप जानते हैं यहाँ पे फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के, तो पहला फीचर साफ 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 शब्दों में है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाला मामला है, तो यहाँ पे ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, आयुष जो है ये स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इनकम सपोर्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनकम सपोर्ट स्कीम गौर समझिएगा कि यहाँ पे 6,000 रुपए, 6,000 रुपए सालाना, मतलब 6,000 रुपए पर ईयर जो है वो इनकम सपोर्ट दिया जाएगा सारे ही लैंड होल्डिंग फार्मर्स को पूरे कंट्री में, रिस्पेक्टिव ऑफ लैंड साइज। अब यहाँ समझिएगा, लैंड साइज वाली पहले बारे में 2 हेक्टेयर वाला मामला था, यहाँ पे वो हटा दिया है ना। लैंड साइज यहाँ पे हटा दी, चाहे जैसे जितना भी आपके पास लैंड साइज हो, आपको 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, जो कि 2-2 हजार रुपए की होंगी। ठीक है, और हर एक 4 महीने में मिलेंगे। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है फैमिली की
फैमिली फॉर द स्कीम इज हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, फैमिली की जो स्कीम के हिसाब से जो फैमिली की डेफिनेशन है वो ली गई है, हस्बैंड, वाइफ होगी उसमें और एक माइनर बच्चा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, जो ये बेनिफिशियरी कौन होंगे इसकी, है ना, इसका पता लगाने के लिए इसकी जो कौन से फार्मर होंगे जो बेनिफिशियरी होंगे, है ना, कौन सी वैसी फैमिली होंगी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है और यूटीज को दी गई है। ठीक है, वहां की गवर्नमेंट यहाँ पता लगाएंगी। फंड जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरीज के। फार्मर्स जो होंगे यहाँ पे वो कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं थ्रू द फार्मर कॉर्नर, है ना, इन द पोर्टल और थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, है ना, अपने आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इनका पोर्टल है यहाँ पे फार्मर कॉर्नर, है ना, और या दूसरी बात ये कि भाई यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बेनिफिट जो है वो दिए जाएंगे सिर्फ उन्हीं फार्मर्स फैमिलीज को जिनका नाम जो है वो लैंड रिकॉर्ड्स में है, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड झारखंड, है ना, जिनका सेपरेट प्रोविजन है लैंड रिकॉर्ड को लेके, इन लोगों को हटा के बाकी सबका लैंड रिकॉर्ड में नाम है सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च करा गया है। प्रधानमंत्री किसान की मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी जो थी प्रधानमंत्री किसान की, उसके अंदर इसमें जो फार्मर्स हैं वो देख सकते हैं स्टेटस अपनी एप्लीकेशन का, अपडेट कर सकते हैं करेक्शंस वगैरह आधार कार्ड को, और साथ ही साथ हिस्ट्री वगैरह को चेक करते हैं कि जो क्रेडिट है उनका बैंक अकाउंट का उसकी क्या हिस्ट्री है। अच्छा, एक्सक्लूजन की बात करें, किनको इनको एक्सक्लूड करा गया है, तो कई सारी जो बेनिफिशरीज की कैटेगरी है हायर इनकम स्टेटस की, जिसमें हायर इकोनॉमिक स्टेटस है, जिनका पैसे वाले हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, और क्या कहते हैं फॉर्मर या प्रेजेंट होल्डर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पर्सन, जो इनकम टैक्स पे करते हैं लास्ट असेसमेंट ईयर के, है ना, जो सब ये जितने अमीर वाले जो फार्मर है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे इस स्कीम के अंदर। और सारी जो है प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज को दिया जाएगा एक किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि जो फार्मर है वो आसानी से लोन ले सके बैंकों से, है ना, और ऐसे विद द हेल्प ऑल सच फार्मर्स टू गेट शॉर्ट टर्म लोन फॉर क्रॉप एंड एनिमल फिश रेयरिंग एट अ मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ 4%। मैक्सिमम इंटरेस्ट क्या लगना चाहिए इनका, 4% लेना चाहिए और टाइमली रिपेमेंट हो। क्लियर हो गई स्कीम। नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़े, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखो फसल बीमा योजना का अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो यहाँ पे इंश्योरेंस देना है, फसल बीमा, है ना, नाम से पता चलता है कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है फार्मर्स को, अगर मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, पेस्ट या डिजीज हो जाता है कोई, तो उसके लिए। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि स्टेबलाइज करना है इनकम फार्मर्स की, ताकि यहाँ पे जो है वो अपनी फार्मिंग बेचारे करते रहें, उनको पैसे की कमी ना आए जिस वजह से वो फार्मिंग अपनी रोक सकें। तीसरी बात ये कि यहाँ पे इनकरेज करना है फार्मर्स को कि देखो इनोवेटिव या मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को तुम अडॉप्ट करो, है ना, एक बढ़िया इनोवेटिव या मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को तुम अडॉप्ट करो। अच्छा, अब इस चीज का बेनिफिट कौन पाएगा, बेनिफिशियरीज कौन होंगे, तो सारे ही फार्मर्स, है ना, जिसमें आपका शेयर क्रॉपर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स हैं, है ना, जो सारे ही फार्मर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप, जो कि ग्रो कर रहे हैं नोटिफाइड क्रॉप्स को, जो कि करे गए हैं नोटिफाइड ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स को जो ग्रो कर रहे हैं नोटिफाइड एरिया में ड्यूरिंग द सीजन, हु हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द क्रॉप, ये सारे के सारे जो है वो एलिजिबल होंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की स्कीम की। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, इसने सारी ही जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस की स्कीम चल रही थी उनको रिप्लेस कर दिया है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सी है, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसको छोड़ के बाकी सारी इंश्योरेंस स्कीम को इसने रिप्लेस कर दिया है। एक यूनिफॉर्म प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 2% का जो पेड करेंगे फार्मर्स सारी खारिफ क्रॉप में, और 1.5% का यहाँ पे करेंगे राबी क्रॉप्स में, याद रखिएगा 2% खारिफ क्रॉप में, 1.5% राबी क्रॉप्स में। ठीक है, इन केस मान लीजिए कोई एनुअल कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं तो प्रीमियम यहाँ पे फार्मर्स सिर्फ जो है वो 5% पे करेंगे। ठीक है, जो बैलेंस का प्रीमियम है वो पे करा जाएगा स्टेट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इक्वल प्रोविजन में, मतलब 50-50% दोनों लोग शेयर करेंगे। हालांकि रिसेंटली सेंट्रल ने यहाँ पे स्लैश करा है अपना शेयर प्रीमियम सब्सिडी 50% से 25% कर दिया है इरिगेटेड एरियाज में, और 30% कर दिया है अनइरिगेटेड एरियाज में फ्रॉम द खारिफ सीजन, है ना, ऑफ 2020। जो डिस्ट्रिक्ट है जिनके पास 50% या उससे ज्यादा इरिगेटेड एरिया है इसको माना जाएगा इरिगेटेड एरिया या फिर डिस्ट्रिक्ट।
सेंट्रल का शेयर जो प्रीमियम सब्सिडी में है इसको इंक्रीज कर दिया गया है 90%। कितना कर दिया गया है? 90% यहाँ पे कर दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। और जो है एग्जिस्टिंग शेयर पैटर्न 50-50 था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए इसको 90% सेंट्रल का शेयर बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल की सब्सिडी जो है अंडर PMFBY मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ये लिमिटेड होगी प्रीमियम लेट्स के लिए अप टू 30%, जैसे कि मैंने बताया 30% होगी यहाँ पे अनइरिगेटेड एरियाज क्रॉप्स के लिए, 25% होगी यहाँ पे इरिगेटेड एरियाज के क्रॉप के लिए। ये कंपलसरी है जो लोनी फार्मर के लिए है ना, अवेलिंग क्रॉप लोन्स फॉर नोटिफाइड एरिया इन द नोटिफाइड एरियाज, सॉरी नोटिफाइड क्रॉप्स इन द नोटिफाइड एरियाज। हालांकि अब जो है इसे काफी मनमर्जी के लिए बना दिया गया, वॉलंटरी बना लिया गया है सारे फार्मर्स के लिए, जिसमें आपका एग्जिस्टिंग क्रॉप लोन चल रहे हैं उनके लिए भी। ईल्ड लॉस, ईल्ड लॉस की बात करें तो देखिए, ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क है ना, अगर ऐसे रिस्क की वजह से जो कि नॉन प्रिवेंटेबल है, जैसे कि आपका नेचुरल फायर लग गई, लाइटनिंग हो गई, स्टॉर्म आ गया, हेल स्टॉर्म आ गया, आपका क्या कहते हैं साइक्लोन आ गया, टाइफून आ गया, टेम्पेस्ट आ गया, हरिकेन आ गया, टॉर्नेडो आ गया है ना, फ्लड का रिस्क, ये लैंडस्लाइड, ड्रॉट है ना, तो ये सारे के सारे इस सब में कवर होंगे। फिर एक इसका ऑब्जेक्टिव देखो ये भी है ना फसल बीमा का, कि यहाँ पे इंश्योर करना कि जो क्रेडिट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़िया से जाए, है ना। तो अब इसके लिए अगर हम फीचर्स की बात और भी करें इसके, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। फीचर देखो ये भी है कि हार्वेस्ट के बाद के भी जो लॉसेस हो जाते हैं ये भी इसमें कवर होंगे, जैसे कि लॉसेस जो हैं फ्रॉम अनसीजनल और साइक्लोनिक रेनफॉल की वजह से या हेल स्टॉर्म की वजह से हो गया, हार्वेस्ट हो गया, अब वहाँ ऐसा कुछ हो गया कि वो फसल बर्बाद हो गई पड़े पड़े। स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होगी एरिया अप्रोच बेसिस पे, समझ रहे हो, एरिया अप्रोच बेसिस पे मतलब एक डेफिनेट एरिया पे एक यूनिट एरिया होगा इंश्योरेंस का, विलेज से या विलेज के ऊपर से, ठीक है। ये जियो फेंस्ड होगा या जियो मैप रीजन होगा, मतलब यहाँ पे इसकी टैगिंग होगी, जियो टैगिंग होगी, है ना, जिसमें आपका होमोजेनियस रिस्क प्रोफाइल होगी नोटिफाइड क्रॉप के लिए। फिर इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप्स बताऊं तो यहाँ पे स्टेट्स हो गई, यूटीज हो गई, या तो वो चूज कर सकती है स्केल फाइनेंस का, डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू ऑफ नेशनल नोटेशनल सॉरी नोशनल एवरेज यील्ड ऑफ एट एमएसपी पे, मतलब एमएसपी प्राइस पे, मिनिमम सेलिंग प्राइस पे, या सॉरी मार्जिनल सेलिंग प्राइस पे, या फिर जो है फार्म गेट प्राइस जो है यहाँ पे माने जाएंगे दूसरे क्रॉप्स के लिए फॉर विच एमएसपी नॉट डिक्लेयर, जिसके लिए ये मार्जिनल सेलिंग प्राइस नहीं जो है वो डिक्लेयर करा गया है ना, उसके लिए यहाँ पे फार्म गेट प्राइस को लिया जाएगा, है ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस यहाँ पे नहीं लिया गया है उसके लिए लिया जाएगा। अब अगर बताएं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंश्योरर बताएं तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी हमारे भारत की, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, और कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, ये सब एक साथ हैं जो कि इस स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगी। फार्मर्स को यहाँ पे 12% 12% का इंटरेस्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा दिया जाएगा अगर मान लीजिए वो डिले करते हैं सेटल करने में क्लेम्स वगैरह को बियॉन्ड 2 मंथ्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट। स्टेट जो है यहाँ पे अलाउ करा गया है उनको सेटअप करने के लिए खुद की इंश्योरेंस कंपनीज, है ना, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी इस स्कीम को। और रिसेंटली बताऊं तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे मॉडिफाइड करे हैं कुछ प्रोविजंस भी, जो अभी स्कीम्स चल रही हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और या फिर आप कह सकते हो RWBCIS वगैरह की, दूसरी वाली जो मैंने बताई थी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, ठीक है इसकी। तो इसके अंदर क्या है कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू इंश्योरेंस कंपनीज टू बी डन फॉर 3 years, है ना, ये 3 सालों के लिए करा जाएगा। करेंटली जो है ये स्टेट्स वगैरह 1 से 2 से 3 ईयर करती हैं, अब यहाँ 3 साल कर दिया जाएगा, है ना। स्टेट्स को यहाँ पे अलाउ नहीं होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम को कुछ सब्सिक्वेंट सीजन्स में, अगर मान लीजिए कुछ डिले हो जाता है स्टेट्स में तो फिर। और रिसेंटली महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है जो है इंटीग्रेट कर चुका है अपने लैंड रिकॉर्ड्स को वेब पोर्टल पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। ये यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा ऑनलाइन एक्सेस लैंड डिटेल्स की, फार्मर्स को देगा, है ना, इशू उनका जो होगा इंश्योरेंस को लेके वो सॉल्व करेगा और प्रिवेंट करेगा इंश्योरेंस और इन एलिजिबल पीपल को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है इसका देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए करीब बात करें तो 10,000 जो आपके जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है 10,000 करीब, है ना, ये फॉर्म करेंगे, वो करे जाएंगे 5 सालों में, 5 सालों के पीरियड में 2019-20 से 23-24 के पीरियड में, ताकि इंश्योर करें कि जो इकोनॉमीज है स्केल की फार्मर्स के लिए वो बढ़िया हो, ठीक है। दूसरी बात क्या कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो हर एक जो है वो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन को,
है ना, ये करीब 5 सालों तक के लिए कंटिन्यू रहेगा, है ना, और इसका ईयर होगा इंसेप्शन का, फॉर विच सपोर्ट विल कंटिन्यू टिल 2027-28। अच्छा, अब बात करें कौन होंगे इनके बेनिफिशियरीज। तो देखो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होंगे, ये तो समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे हु डू नॉट हैव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इनके पास इतनी मजबूती नहीं होती पैसे से कि वो अप्लाई कर सके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, सर्विस में, मार्केटिंग में, है ना, इंक्लूडिंग वैल्यू एडिशन। तो ये सारे फार्मर्स में आएंगे। इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के अंदर, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स भी नॉमिनेट कर सकती हैं अपनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को कंसल्ट करने के बाद DACFW से, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर से। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करा जाएगा क्लस्टर या फिर स्टेट लेवल पे। और जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपको कौन कौन होगा, इसमें आपके स्पेशलिस्ट होंगे, है ना, और यहाँ पे जो है ये एंड नॉलेज के तौर पे यहाँ पे प्लेटफॉर्म सर्व करेगा ताकि यहाँ पे इशू करें सारे ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। मिनिमम नंबर जो मेंबर्स का है इसके अंदर वो करीब 300 है प्लेन एरिया में, और करीब 100 है नॉर्थ ईस्ट और आपके हिली एरियाज में। फिर अगर हम बताएं तो यहाँ पे 15% टारगेट जो एफपीओज हैं ये इम्प्लीमेंट करें, मतलब ये होंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एटलीस्ट एक जो एफपीओ है हर एक ब्लॉक में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की वो होगा ही होगा। क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी करीब 2 करोड़ की, 2 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट लोन की होगी करीब एफपीओ के लिए, पर एफपीओ के लिए। हाँ, और क्रेडिट गारंटी फंड जो है इनको क्रिएट कौन करेगा, इनको करेगा नाबार्ड और एनडीसीसी एंड सॉरी एनसीडीसी। अब जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो एफपीओस हैं, ये यहाँ पे प्रमोट करे जाएंगे अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, के अंदर ये, ताकि प्रमोट करेगा स्पेशलाइजेशन और बेटर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बाय एफपीओस। समझ रहे? बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर हमारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, काफी फेमस स्कीम है ये भी, और काफी टाइम हम लोगों ने पढ़ी है, देख लेते हैं एक बार और। तो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले उस बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं ये एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो आपको प्रोवाइड करती है सोशल सिक्योरिटी करीब नेट टू अराउंड 3 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल ओल्ड एज फार्मर्स को, एज दे हैव मिनिमल और नो सेविंग टू प्रोवाइड फॉर ओल्ड एज एंड टू सपोर्ट देम इन द इवेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। तो इनको प्रोवाइड करेगी करीब 3 करोड़ फैमिलीज को यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई सेविंग नहीं होती है, ठीक है। उनकी एज सपोर्ट को सपोर्ट देने के लिए इनको, अगर मान लीजिए इनको कोई लॉस होता है लाइवलीहुड का, तो इसके लिए ये स्कीम है। कौन होंगे इसके बेनिफिशियरीज, तो देखो बेनिफिशियरीज में इसके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, करीब इनकी उम्र 18 से लेके 40 साल तक की होती है, ठीक है। एक फार्मर जो कि कल्टिवेबल लैंड इसकी 2 हेक्टर्स पर लैंड रिकॉर्ड होगी, ये यहाँ पे कंसर्न होगा, ठीक है, 2 हेक्टर्स स्टेट और यूटी में होनी चाहिए। एक्सक्लूजन कौन है, कौन कौन इस स्कीम के अंदर नहीं आएंगे। अब मान लीजिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कोई हैं जो कवर्ड हुए हैं कोई भी दूसरी स्टैचुरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर, जैसे कि मान लीजिए वो कवर हो रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के स्कीम के अंदर, या प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंदर, तो ये इसके अंदर फिर वो नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंदर फिर वो नहीं आएंगे। अब हम इसकी बात करें कि क्या फीचर्स होते हैं इस स्कीम के, तो देखिए ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हमें पता है, ठीक है। ये एक वॉलंटरी और कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम है फार्मर्स के लिए, इनकी उम्र जो है वो 18 से 40 साल के बीच में है, और मिनिमम जो पेंशन होगी वो 3,000 रुपए की इनको दी जाएगी जब ये 60 साल की एज को क्रॉस कर लेंगे। मंथली कंट्रीब्यूशन जो फार्मर का है वो आपका 55 रुपए से शुरू होगा और 200 रुपए तक हो सकता है, जो कि फार्मर को देना पड़ेगा पेंशन फंड में, डिपेंड करता है क्या किस एज में वो इस स्कीम के अंदर एंट्री ले रहा है, ठीक है। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मतलब हमारा जो LIC है, वो यहाँ पे ये आपका पेंशन फंड मैनेजर होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा पेंशन पे आउट के लिए। अगर मान लीजिए फार्मर की डेथ हो जाती है रिटायरमेंट डेट से पहले, तो उसकी जो बीवी
होगी या उसका जो पति होगा, जो भी होगा, ये यहाँ पे स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन दे के, जब तक के लिए वो फार्मर जो है, जो मरा था, उसकी जितनी भी एज बची है वहां तक वो पैसा देगा। अगर फार्मर की डेथ हो जाती है रिटायरमेंट डेट के बाद, तो स्पाउस यहाँ पे 50% जो है वो पेंशन का पाएगा फैमिली पेंशन के तौर पे। डेथ मान लीजिए दोनों की हो जाती है, तो जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है ये यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा पेंशन फंड में दोबारा। सिनर्जी विद अदर इनिशिएटिव, तो फार्मर्स देखिए ये ऑप्ट कर सकते हैं कि वो अलाउ कर सकते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन स्कीम के लिए टू बी मेड फ्रॉम बेनिफिट्स ड्रॉन फॉर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम डायरेक्टली, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। इनिशियल जो एनरोलमेंट है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का, तो इसमें क्या है कि ये करा जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से। विलेज लेवल एंथ्रोप्रेन्योर जो कि सीएसईज के हैं, ये यहाँ पे फील्ड लेवल फंक्शनरीज का काम करेंगे और यहाँ पे इंसेंटिव्स वगैरह भी देंगे ताकि यहाँ पे मैक्सिमम एनरोलमेंट फार्मर्स करें। यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म भी होगा, है ना, एलआईसी का मतलब दुख दर्द दूर करने के लिए भी कुछ है ना। बैंक और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अगर किसी को दुख दर्द है तो रिडर्सल के लिए एक मैकेनिज्म भी होगा। एक एम्पावर्ड कमेटी सेक्रेटरीज की ये भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, जो प्रॉपर यहाँ पे मॉनिटर करेगी, रिव्यू करेगी और अमेंड करेगी इस पर्टिकुलर स्कीम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ जो कि है ग्रीन रेवोल्यूशन। ओहो हो, कृष्णोत्ति योजना क्या है ये, आइए जो ऑब्जेक्टिव इसका सबसे पहले जान लेते हैं। तो डेवलप करने के लिए है ये एग्रीकल्चर को, एलीट सेक्टर को भी होलिस्टिक पूरी तरह से साइंटिफिक मैनर में, और यहाँ पे इनकम भी बढ़ानी है फार्मर्स की। कैसे बढ़ सकती है, जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे बेटर रिटर्न्स होगा और बढ़िया प्रोड्यूस होगा, तो समझ रहे हैं, तो इस तरह से कुछ काम करना है। अगर इसके फीचर्स की हम कुछ बात कर लें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। जो है अम्ब्रेला स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है सिंस 2016-17 से करा गया था। इसमें आपका कुछ 11 स्कीम्स हैं। पहली स्कीम की बात करें तो पहली है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर में क्या है, ये पूरी तरह से ग्रोथ हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बढ़ाएगी, है ना। दूसरी बात क्या है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसमें कि आपका नेशनल मिशन आता है ऑयल सीड्स को लेके, ऑयल पाम को लेके, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे कि है प्रोडक्शन बढ़ाना राइस का, व्हीट का, पल्सेस का, कोर्स सीरियल्स का, ऑयल सीड्स का, कमर्शियल क्रॉप्स का। कैसे करोगे आप, बढ़िया सी फर्टिलिटी करके, इंप्रूव करके प्रोडक्टिविटी। तीसरी बात नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, एनएमएसए। ये क्या होगा, ये प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ठीक है। फोकस डालेगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे, जो कि मतलब सॉइल आपका सॉइल की हेल्थ मैनेजमेंट के लिए जरूरी है ना। उसके बाद सब मिशन होगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, ताकि यहाँ पे मजबूत बनाएंगे जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना, और यहाँ पे प्रॉपर फूड सिक्योरिटी मिलेगी और फार्मर्स को मजबूत बनाएंगे उनका प्रोग्राम प्लानिंग ये सब। उसके बाद सब मिशन जो है सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल को लेके, ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो कि क्वालिटी का है सीड्स की, उसे बढ़ाएं, सीड रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ाएं, अपग्रेड करें क्वालिटी फार्म सेव्ड सीड की, है ना, तो ये सब करें। उसके बाद सब मिशन है ये इसमें एग्रीकल्चर मैकेनिज्म का भी, एग्रीकल्चर मैकेनिज्म का मतलब मैकेनाइजेशन इसमें बढ़िया बढ़ाएं यहाँ पे, और कस्टम हायरिंग सेंटर्स बढ़ाएं ताकि यहाँ पे जो भी एडवर्स प्रॉब्लम आती है इकोनॉमीज को, वो यहाँ पे मतलब जैसे छोटी छोटी लैंड होल्डिंग की वजह से क्या होता है इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, तो वो सब यहाँ पे दूर कर सके। फिर उसके बाद है सब मिशन ऑन प्लांट प्रोडक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन। तो इसमें क्या है, ताकि यहाँ पे लॉस जो कि क्वालिटी का है, यील्ड का है एग्रीकल्चर क्रॉप्स की, उसे कम करने के लिए, है ना, या फिर शील्ड करने के लिए एग्रीकल्चर बायो सिक्योरिटी को, एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ाने के लिए, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए ये है। उसके बाद इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमीज एंड स्टैटिस्टिक्स, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेंसस प्रॉपर हो, हमें तो पता तो चले ना भैया कि जो है क्या चल रहा है, क्या स्टडी है, करें कि क्या कॉस्ट आती है कल्टीवेशन करने के लिए कुछ क्रॉप्स को, है ना, रिसर्च बढ़िया हो। उसके बाद एक है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, है ना, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रॉपर दी जाए, इकोनॉमिक कंडीशंस सबको कोऑपरेटिव्स करके चलें। फिर है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जैसे कि यहाँ डेवलप करें, प्रोवाइड करें एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स को, प्रमोट करें इनोवेटिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को। उसके बाद फिर क्या है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की बात करते हैं, ताकि यहाँ पे एक्सेस दें फार्मर्स को, है ना, सर्विसेज बढ़िया बढ़े, इंफॉर्मेशन बढ़िया बढ़े, अवेलेबल करें टाइमली और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फार्मर्स की, है ना, यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़िया बढ़ाए, तो ये सब है। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक इसको रोकते हैं, है ना, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की तो हो ही गई है वीडियो। तो ये स्कीम थोड़ी ज़्यादा है, प्लीज़ फॉलो करिएगा और कुछ अपने व्यूज़ हम लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, थोड़ा बहुत
अगर मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि नहीं बिल्कुल खाली खाली है तो थोड़ा बहुत मैं लिखूँ इसमें। और बाकी तो मैंने ये जो पूरी है पीडीएफ ये अपने टेलीग्राम चैनल सिर्फ आईएएस पे दे दी है, आप चाहो तो वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लो आराम से और उसको सामने रख लो या जैसे भी कर लो, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ हो जाएगी, तो दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। और अगर पीडीएफ अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल सिर्फ आईएएस को, और अपने प्यारे व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। एंड बाकी सारे जितने भी बाकी जगह के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन एंड आई हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।